हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र पाल भारती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखो, ये जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, एक तो सामान्यकालीन है और दूसरी आपातकालीन है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो है इसके अंदर सामान्यकालीन और दूसरी है इसके अंदर आपातकालीन। आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसके अंदर हम सिर्फ सामान्यकालीन शक्तियों को ही डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियां। देखो, सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर कार्यपालिका संबंधी शक्ति। सामान्यकालीन के अंदर जो पहली शक्ति इसके अंदर विभाजित की गई है वो है इसके अंदर कार्यपालिका या फिर प्रशासनिक शक्तियां। अब इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखना, इसे भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसे चार भागों में बांटा गया है। इसके अंदर सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना, दूसरा शासन संचालन संबंधी, तीसरा विदेशी क्षेत्र संबंधी और चौथा सैनिक क्षेत्र संबंधी। ये वो शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका या प्रशासनिक रूप से होती हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी शक्ति की। दूसरी शक्ति आती है इसके अंदर विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास दूसरी शक्तियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं विधायी। अब ये विधायी शक्तियां भी अलग अलग भागों में बंटी होती हैं। पहली इसके अंदर है विधायी क्षेत्र का प्रशासन, दूसरा सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, तीसरा किसी विधेयक पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर की शक्ति, चौथी जो इसके अंदर आ जाएगी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये थी राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां। तीसरी इसके अंदर आ जाएगी वित्तीय शक्ति, कि राष्ट्रपति के पास वित्तीय पावर भी होती है जिसके तहत वो बजट से संबंधी सारी की सारी जानकारी वो अपने पास मंगवा सकता है। और चौथी इसके अंदर आ जाएगी न्यायिक शक्तियां। ये जो न्यायिक शक्ति हैं जिसके अंदर हमारे देश के संविधान के अनुसार देश में सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है और इसी न्यायपालिका के तहत ये जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से न्याय करती है। और इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति के पास क्षमा संबंधी शक्ति भी होती है जिससे वह किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है या फिर उसे पूर्णतः ही समाप्त कर सकता है। तो ये हम सब आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्ति का पहला पॉइंट है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर कार्यपालिका या प्रशासनिक संबंधी शक्ति या प्रशासनिक संबंधी शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है इसके अंदर क्या है कि आपको पता है, हमने जब स्टार्टिंग में राष्ट्रपति शुरू किया था तब हमने एक लाइन पढ़ी थी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो तो अनुच्छेद 52 के अंदर है। यो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां निहित हैं। और इसी के साथ साथ हमारे देश का जो संचालन है वो किसके नाम से होता है? वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति, इसके अंदर पहला पॉइंट आता है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे किसी मंत्री की नियुक्ति करना है या भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो भी इनके द्वारा की जाती है। और साथ में
कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे देश का महालेखा प्रेक्षक है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, और साथ में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन इनकी नियुक्ति से पहले इनकी नियुक्ति का जो परामर्श है इनकी नियुक्ति का जो परामर्श है वो प्रधानमंत्री से प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। देखो, हमारे देश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा ही किया जाता है। या फिर अगर इन दोनों के लिए एक ही शब्द अपने यूज कर सकते हैं, वो है संसद। कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखना है आपने। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है शासन संचालन संबंधी। दूसरा पॉइंट कौन सा है इसके अंदर? शासन संचालन संबंधी शक्ति। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक बुलाना, लोकसभा राज्यसभा दोनों को इकट्ठा एक साथ बुला सकता है बैठक के अंदर, उनकी बैठक को समाप्त भी कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी जो भी नियम बनते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसकी अनुमति से ही बनते हैं। इसके अलावा जो मंत्री परिषद होती है, उन मंत्रियों में जो विभागों का जो बंटवारा होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विभागों का बंटवारा कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। ओके, ये था राष्ट्रपति का शासन संचालन संबंधी शक्ति। अभी हम सिर्फ पहली शक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्यपालिका की ही बात हो रही है, ध्यान में रखना है आपने। पहला पॉइंट चल रहा है, पहले पॉइंट के अंदर दो हो चुके हैं, एक तो अधिकारियों की नियुक्ति और दूसरा शासन संचालन। तीसरा इसके अंदर आएगा वैदेशिक क्षेत्र में, कि अगर हम वैदेशिक क्षेत्र की अगर हम बात करें कि हमारे देश में सर्वोच्च जो व्यक्ति है, सर्वप्रमुख जो व्यक्ति है, प्रधान व्यक्ति राष्ट्रपति है, ये जो व्यक्ति है इसी के नाम से ही अन्य देशों में संचालन होता है। अन्य देशों के साथ जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। वैधानिक होने के कारण ही ये हमारे देश का प्रतिनिधि करता है। और इसके अलावा हमारे देश के जो राजदूत होते हैं, जिन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता है कार्य के लिए, वो किस नाम से वहां पे कार्य करते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से ही वहां कार्य करते हैं। या फिर यूं कहें कि जो अन्य देशों के जो राजदूत हैं जो भारत में रहते हैं, वो राजदूत किसके साथ अपनी बातचीत करते हैं, वार्तालाप किसके साथ करते हैं? वो राष्ट्रपति के साथ ही अपनी वार्तालाप करते हैं। ये है उनकी एक प्रकार से अगर हम कहें कि जो किसी देश की दूसरे देश के साथ जो गठबंधन की स्थिति है या अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए ये सब बातें होती हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है वो किसी अन्य देश की यात्रा पर जब जाता है या कोई संधि या समझौता होता है तो वो तो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। लेकिन यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है और वहां कोई संधि या समझौता होता है तो ये संधि और समझौता किसके नाम से होगा? ये समझौता होगा राष्ट्रपति के नाम से। क्यों? क्योंकि हमारे देश का वैधानिक प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट था इसके अंदर सैनिक क्षेत्र। हमारे देश में तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। लेकिन जब हमारे देश में युद्ध जैसी समस्या उत्पन्न होती है, किसी बाहरी देश के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति जो है
वो युद्ध की घोषणा किसकी अनुमति से करेगा? राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा संसद की अनुमति मिलने के पश्चात ही करेगा, और जब तक संसद उसे लिखित में अनुमति नहीं देती तब तक राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सिर्फ नाम मात्र की हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रयोग कौन कर रहे हैं? यहाँ पे संसद के द्वारा किया जा रहा है। ये तो थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब हम बात करेंगे आगे इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? विधायी शक्तियां। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर विधायी शक्तियां। ये जो विधायी शक्तियां हैं इसे भी चार भागों में बांटा गया है। इसे भी चार भागों में बांटा गया है। पहली आ जाएगी इसके अंदर विधायी क्षेत्र का जो प्रशासन है, जो कानूनी प्रशासन है। इसके अलावा सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है, विधेयक पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर का प्रयोग है, और अध्यादेश जारी करने। तो यहाँ पे हम पहली जो इसके अंदर डिवाइडेशन है, पहली जो शक्ति है वो है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर वॉच करना है। ओके, तो ये देखो, ये जो विधायी शक्ति का जो प्रशासन है इसमें क्या होता है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है ना, वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। उस अधिवेशन को वो समाप्त भी कर सकता है। देखो, अधिवेशन का मतलब यहाँ पे बैठक बुलाना है। अधिवेशन या बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ये जो लोकसभा है उसे किसके कहने पर समाप्त किया जाएगा? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी समाप्त कर सकता है। आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। और अब तक लोकसभा को 9 बार समय से पहले समाप्त किया जा चुका है। ध्यान में रखना, ये है राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास क्या था? ये विधायी शक्तियां थी। अब हम बात करेंगे, इसके अंदर आती है दूसरी शक्ति, मनोनीत करने की शक्ति। कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है। मनोनीत करने की शक्ति। देखो, आपको पता है कि संसद के अंदर दो सदन है, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। इनका जो संबंध होता है ये आंग्ल भारतीय के रूप में होते हैं, जिनका संबंध कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान या स्पोर्ट्स से होता है, खेल से होता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के नाम से सदन में कार्य करते हैं। दो दो पॉइंट हो गए इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आएगा इसके अंदर निषेधाधिकार। निषेधाधिकार यानी कि किसी विधेयक पर वीटो पावर का प्रयोग करना। कि मान लीजिए कि संसद के द्वारा दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होकर के वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। देखो, कानून कब बनेगा? जब दोनों सदनों से पारित हुआ और वो राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने क्या किया? उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के साथ ही वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अगर कोई साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा? उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है वापस। उसने पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज दिया लोकसभा राज्यसभा जहां से वो पारित होकर के आया था। लेकिन संसद ने क्या किया? संसद ने उस अधिनियम के अंदर उस प्रस्ताव को बिना संशोधित किए, उसमें बिना परिवर्तन किए उसे दोबारा से दोनों सदनों से पारित करके वो राष्ट्रपति के पास पुनः एक बार वापस आ गया। राष्ट्रपति के पास पुनः वापस आ गया, वो एक बार दोबारा से आ गया ये। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? इस स्थिति में
राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना अनिवार्य हो जाएगा, कि राष्ट्रपति को उस पर साइन करना आवश्यक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में वर्णित है कि कोई विधेयक जब दूसरी बार दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को उसके ऊपर साइन करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो था निषेधाधिकार। अब बात करेंगे इसके अंदर चौथी शक्ति की। चौथी शक्ति आती है इसके अंदर अध्यादेश जारी करना। चौथी शक्ति कौन सी है? अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश का मतलब होता है आदेश जारी करना। आदेश जारी करना कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी नियम से संबंधित कोई भी कानून बनाने संबंधी वो आदेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में आदेश जारी करता है? जब संसद की बैठक नहीं हो रही होती है। हमने देखा था, पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि संसद की 2 बैठकों में कितना अंतर होना चाहिए? 2 बैठकों में अंतर कितना होना चाहिए? 6 महीने से कम होना चाहिए। 6 माह से कम होना चाहिए। यदि संसद की बैठक लंबे समय तक छुट्टी पर है, संसद की बैठक नहीं बुलाई जा रही, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, राष्ट्रपति ने जो भी आदेश जारी किया है, जो भी अध्यादेश जारी किया है, वो तभी तक लागू है, वो तभी तक लागू हो सकता है जब संसद की बैठक ना बुलाई जाए। जिस दिन संसद ने बैठक बुला ली, जिस दिन संसद ने बैठक बुला ली, वो अध्यादेश जो है वो संसद की बैठक शुरुआत होने से प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक रहेगा। वो 6 सप्ताह तक ही रहेगा। 6 सप्ताह के पश्चात ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगर संसद चाहे तो इसे 6 सप्ताह से पहले भी, इसे 6 सप्ताह से पूर्व भी भंग कर सकती है, इसे समाप्त कर सकती है। ध्यान में रखना है, ये है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना। सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे आगे तीसरी शक्ति की। देखो अभी हमने 2 की हैं, पहली की थी हमने कार्यपालिका संबंधी और अब की थी हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अब हम करने वाले हैं राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति। राष्ट्रपति के पास जो तीसरी शक्ति है वो है वित्तीय संबंधी शक्ति। वित्तीय शक्ति, देखो ये जो वित्तीय शक्ति है ये हमारे देश में बजट संबंधी है, कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो भी बजट रखा जाता है, जो भी बजट रखा जाता है, जो भी आय व्यय का जो ब्यौरा संसद में रखा जाता है, इसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है बजट से संबंधित, यदि वो रिपोर्ट समय पर राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वो सरकार से इसकी रिपोर्ट मंगवा सकता है, सरकार से इसकी रिपोर्ट मंगवा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी धन विधेयक संबंधी जो पैसा निकाला जाता है, जो भी धन विधेयक संबंधी जो पैसा निकाला जाता है या फिर जो अनुदान संबंधी मांगे होती हैं, अनुदान मांगे। अब ये धन विधेयक तो आप समझ गए, धन विधेयक का मतलब यहाँ पे बजट से है। सरकार ने जो भी बजट पेश किया, जो भी पैसा निकाला जाता है वो किसकी अनुमति से निकले? जब तक उसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक वहां से 1 रुपया नहीं निकाल सकते, नियम है ये। चाहे अगर अनुदान मांगे, अनुदान मांगों का मतलब होता है कि कोई कार्य चल रहा है, संसद के द्वारा किसी कार्य के लिए कुछ राशि भेजी गई थी मंत्री को, और वो जो कार्य किया जा रहा था उस कार्य को पूरा करने से पहले ही जो बजट पेश किया गया था, जो बजट दिया गया था वो समाप्त हो गया। उस परिस्थिति में उस कार्य को पूर्ण करने के लिए लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर अनुदान मांग की जाती है ताकि उस कार्य को पूर्ण किया जा सके। और ये अनुदान मांग किसकी अनुमति से पूरी होती है, किसकी सिग्नेचर से पूरी होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के सिग्नेचर से। तो ये थी राष्ट्रपति के पास वित्तीय संबंधी शक्ति। समझ आ गया आपको इतना? अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पास जो अंतिम शक्ति होती है सामान्यकालीन।
राष्ट्रपति के पास जो अंतिम सामान्यकालीन जो शक्ति होती है वो होती है इसके अंदर न्यायिक संबंधी शक्ति। वैसे तो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी, और न्यायपालिका के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति है कि वह किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है, या फिर अगर उसने कम नहीं की तो उसकी सजा को वो स्थगित भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है, किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया है, यदि राष्ट्रपति से अपील की जाती है तो राष्ट्रपति उसकी मृत्यु दंड को उम्र कैद में भी परिवर्तित कर सकता है। ये जो शक्ति है वो किसके पास है? ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा ऐसी ही शक्तियां राज्यों के राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो किसी अपराधी की सजा को कम तो कर सकता है, स्थगित तो कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वह किसी अपराधी को दिए गए मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड की जो शक्ति है, क्षमा करने की जो शक्ति है, वो सिर्फ राष्ट्रपति के ही पास है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक था राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वो कंप्लीट होते हैं। राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्ति हैं वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से वीडियो को देख सकता है, अपने पास में बुक रखें और देखते रहें कि कहाँ आपको डाउट हो रहा है। और कल की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। कल की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है, जरूर ज्वाइन करनी है, जरूर सारों ने देखनी है और इसे अपनी नोटबुक के अंदर जरूर राइट डाउन करना है। ओके। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कहाँ डाउट आ रहा है, आप हमें कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।